हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन एंड आ न्यू ब्लॉग। तो आज ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्योंकि मैं बहुत सारा ज्ञान दे सकता हूँ ऐसे ही, पर मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एज अ बिगिनर बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो ये है हमारा हीरो वॉरेन बफेट हूँ मैं, ये छोटा वॉरेन बफेट है, होने वाला वॉरेन बफेट है, ठीक है। और इसने भी अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट में मेरे से मिलने के बाद। तो अच्छी बात यह है कि इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जितनी कम उम्र में स्टार्ट कर दो वो बेटर है। तो मैंने कहा क्यों ना तुम मुझसे सवाल पूछो और मैं उसका जवाब दूँ। तो एक एज अ कॉमन इन्वेस्टर जो बहुत सारे लोग लड़के हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, उनको वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो उनके भी दिमाग में चल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला ब्लॉग। सवाल पूछेंगे हमसे आदित्य भाई से। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में है, जब भी मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ कोई भी एप्लीकेशन, तो उसमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये दो चीज़ बहुत कॉमन वर्ड है जो हम बचपन से ही सुनना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो ये होता क्या है, इसको सबसे आसान शब्दों में कैसे बताएं? सबसे आसान शब्दों में हाँ, ताकि दिमाग में हमेशा ईजिली। हाँ, तो निफ्टी 50 है, निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स, ठीक है। निफ्टी जो होता है हमारा बेसिकली क्या होता है, निफ्टी जो है एक बैरोमीटर है, ये रिप्रेजेंट करना इकोनॉमी। पर अगर रियल सेंस में देखें तो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करता ये, क्योंकि देखा जाए तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स का एक बकेट है और 50 स्टॉक्स इंडिया लिस्टेड हैं, तो बहुत हज़ारों में लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। लिस्टेड बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पर सिर्फ टॉप 50 को निफ्टी अपने अंदर डाल देता है। अब टॉप 50 को अंदर डालने के बाद उसने क्या किया, उसने अपना एक यूनिट बना दिया निफ्टी 50 को, ठीक है। और उसमें क्या करा उसने कि सबसे हर किसी शेयर को एक पर्टिकुलर परसेंटेज दे दिया। फॉर एग्जांपल रिलायंस का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 में, और उसके बाद 10% के आसपास, और उसके बाद बाकी जो परसेंटेज है छोटे छोटे। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई परसेंटेज होता है, तो अगर निफ्टी भागेगा तो अपने आप ही सारे स्टॉक्स भागेंगे। सॉरी, जब सब स्टॉक्स भागेंगे तो निफ्टी अपना भागेगा। तो ऐसे ही होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक भाग रहा है। अगर रिलायंस ज़्यादा भाग रहा है तो निफ्टी को अकेले वो चढ़ा के भागेगा। सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं तो निफ्टी को ऑटोमेटिकली तो भागेगा। तो निफ्टी हमेशा उन स्टॉक्स को उनके अंदर डाल लेता है जो स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, और ये करता है कौन? सरकार नहीं, सेबी बेसिकली, जो सेबी बनाई है। तो निफ्टी में जो भी 50 लिस्टेड है, तो समय के साथ चेंज भी हो जाएंगे। कभी भी चेंज हो जाएंगे वो, कभी भी गवर्नमेंट वो कोई भी स्टॉक निकालती है और दूसरा डाल देती है। यही तो फ़ायदा है निफ्टी में। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फ़ायदा ये है क्योंकि ये सरकार मॉडरेट कर रही है, और सरकार हमेशा ये दिखाना चाहती है कि हमारी इकनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, राइट। तो क्योंकि कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बैरोमीटर है, मतलब ये दिखाता है कि इकनॉमी कैसे बूम कर रही है, पर एग्जैक्ट मतलब एकदम डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर एक लॉन्ग टर्म में देखो तो हाँ रिलेशन है। क्योंकि अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट बूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, लोग ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा पी रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ज़्यादा कारें खरीद रहे हैं, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो वो कभी भी चेंज कर देते हैं। कभी जब कोई देखता है कि कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके वजह से निफ्टी नीचे गिरता जा रहा है, निफ्टी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस स्टॉक को निकाल देंगे, नया स्टॉक डाल देंगे। और सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स भी एक और निफ्टी की तरह दूसरा एक स्टॉक वो है, यूनिट है, उसको हम कहते हैं, वो उसमें टॉप 30 स्टॉक्स, उसमें टॉप 50 स्टॉक्स है, उसमें टॉप 30 स्टॉक, इतना फर्क है। ओके। और दो जगह हमारे इंडिया की शेयर मार्केट चलती है, NSE और BSE, हर शेयर का दाम दो जगह दिखाता है। दो जगह सा। तो BSE जो है वो पुराना है, हाँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नया है। पर ऐसा होता है शेयर मार्केट में, कोई स्टॉक तुम्हारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, कोई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, कोई स्टॉक दोनों जगह लिस्टेड होता है, और कभी कभी ये होता है दोनों के प्राइस में फ़र्क भी होता है। अच्छा। तो एक स्टॉक हो सकता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो और उसका करंट प्राइस हो 200 रुपये, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो 202 रुपये का हो। इतना फ़र्क होता है, छोटा सा फ़र्क होता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो जैसे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है, नाम से पता चल रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या दिल्ली में होगा? उसका ऑफिस दिल्ली में है, हाँ। पर ऐसा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम कहीं भी बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हो। वो बेसिकली स्टॉक मतलब एक ही एप्लीकेशन है, तुम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसको भी इनके अधिकारी कहाँ होते होंगे जो हो रहे हैं
जो सारा काम हो रहा है, इस मैनेज कर रहे इन हैं। दोनों स्टॉक एक्सचेंज को जो मॉडरेट है वो तो सेबी कर रहा है, अच्छा, सरकार ही कर रही है। बस ये कि स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग है, दो जगह बना बस दिए। बस और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर सिटी का अपना स्टॉक, जैसे नहीं कोलकाता नहीं का होगा, नहीं, कानपुर का ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, अच्छा, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हुआ था, बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। ओके। उसमें पहले कागज़ में स्टॉक फॉर्म फॉर्म भरते थे, फिर स्टॉक खरीदते थे। अब वो सारा इतना ईजी अप हो गया, स्पेशली जब से ये डिजिटल इकोनॉमी हो गई है। तो ज़ीरोधा का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ज़ीरोधा ने सबसे आसान कर दिया है अपना अकाउंट खोलना, ऑनलाइन कर दिया, कम्प्लीटली ऑनलाइन। और एक और चीज़, अगर मान लो हमने पैसा डाल दिया कहीं, 10,000 रुपये डाल दिए मार्केट में अलग अलग शेयर, तो कब हम बेच दें और कब हम खरीद लें और कब हम अपना फ़ायदा बना सकते हैं? ज़्यादा चांसेस हैं फ़ायदा बनाने ये तो खैर लंबा टॉपिक है, ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोकस क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। अगर तुम्हें एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट होता है कि मतलब तुमने पैसा कुछ स्टॉक मार्केट में लगा दिया और वो लंबे समय तक अब वो ग्रो करेगा धीरे धीरे, वो तुम छोड़ दोगे वो ग्रो करता रहेगा। एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने आज खरीदा कल बेचा, फिर कल खरीदा आज बेचा। तो उसमें क्या होता है, आपका ट्रेडिंग में दिक्कत ये है थोड़ी सी कि आपको हर बार खरीदने बेचने पे कमीशन देना पड़ेगा, जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीद रहे हो उस पर, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि उसमें वो भी होगा, तुम्हारा इनकम टैक्स भी तुम्हें फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने प्रॉफिट बुक कर लिया ना। कोई खरीदा तो तुम्हें 4 रुपये भी मिले, तो 4 रुपये मिले तो प्रॉफिट में आ गया ना तुम्हारी बुक्स में, तो वो तुम्हें उसमें पैसे देने पड़ेंगे, कमीशन, इनकम टैक्स देना पड़ेगा हाँ। उस पर। तो मतलब तुमने अगर खरीद के अगर बस इन्वेस्टमेंट की तरह छोड़ दिया, तो जब तक तुम प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, अपने अकाउंट में नहीं लाओगे पैसा, तब तक तुम्हें इनकम टैक्स देने नहीं। कब बेचें? अगर हमें बेचना है, कोई स्टॉक हमने 10 रुपये का खरीदा था, आज के टाइम में वो 20 रुपये का हो चुका है, और बेचना कब है? क्या बेच दें? 20 का होगा तो बेच दें? वो मैं तो कल बताया था रात में, सबसे बढ़िया तरीका यही तो है वो कि चीज़ एक बार बताओ वीडियो में। हम लोग, मैं रात में ये सही डिस्कस कर रहा था कि भैया देखो, अपना आप हमेशा एक वो बना लो कि अगर आप ट्रेडर हो, आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लंबा है, मुझे आगे इन्वेस्टमेंट भी करनी है, लंबा भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसे मेरे 3 तरह के अलग अलग पोर्टफोलियो है। एक है लॉन्ग टर्म, जिसे मैं खरीदता हूँ बेचता नहीं। एक है शॉर्ट टर्म, जो मैं खरीदता हूँ 3-4 साल के रेंज में बेचूँगा। और एक है बहुत शॉर्ट टर्म, जो मैं आज खरीदूँगा तो कल भी बेचूँगा, अगर प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट है, खरीद के बेचना ही नहीं है, फिर तो रखे रहो अपने पास, जब ग्रो करेगा तब बेचना, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा बहुत ज़्यादा, या फिर बेचना ही मत, बच्चों को देना अपने। दूसरा है शॉर्ट टर्म, कि भैया 1-2 साल का तुमने ले लिया कि 1-2 साल में हम इस शेयर को खरीदेंगे और 1-2 साल बाद बेच देंगे। या फिर एक तरीका ये है कि भैया आज खरीदा कल बेचा, प्रॉफिट हमें बुक करना है फटाफट। तो डिपेंड करता है कि तुम कितना प्रॉफिट, मेरे हिसाब से 10% अगर प्रॉफिट आना चाहिए तुम्हारा, मैं 10% रखता हूँ कि 10% अगर मेरे पास रिटर्न आ रहा है तो मैं निकल जाऊँगा, चाहे वो 500 रुपये ही क्यों ना हो। तो अगर 10% तुम्हारी मतलब पूंजी तुमने जितनी लगाई उसको 10% रिटर्न मिल रहा है, फिर इसकी निकल जाओ, फिर खरीद लेना बाद में। कहाँ भाग रहा है शेयर में। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि लोगों के अंदर ना लालच वाली बात बहुत है, कि मतलब जब गिरता है तो डर जाते हैं कि यार बहुत गिर रहा है, और सस्ता होना तो तब खरीदूंगा, और सस्ता होना तो तब खरीदूंगा। और जब भागता है तो ऐसा भागता है कि लोगों को लगता है अभी और महंगा होगा फिर बेचूंगा। लालच तो फियर और ग्रीड, तो हमेशा दो चीज़ें हैं जो इसको स्टॉक हमेशा एक मार्केट मार्जिन रखना चाहिए कि 10% तो मैं बेच बेच दूंगा, अपना, हाँ या बहुत 8% में बेच दूंगा। क्योंकि ये ऐसी भागदौड़ है कि मतलब ये तो आपको कभी, ये तो अनएंडिंग, किसी को नहीं पता मार्केट कब भागेगा और कब वापस आएगा। कोई भी शेयर, कोई आदमी बोलता है कि मैं आपको तो बता दूंगा ये शेयर कब भागेगा, सबसे बड़ा दुनिया का झूठा वही है। किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम कौन सा स्टॉक मार्केट, कौन सा शेयर कब भागेगा और कब, और कितना ऊपर तक जाएगा, कहाँ से गिरना शुरू करेगा। इससे चाहिए कि आप अपना 10% का मार्जिन, 5% का मार्जिन, जो भी तुम्हारा है 10%, जो ट्रेडर होते हैं शॉर्ट टर्म वो 10% रखते हैं, वो रखते हैं 5-6%। उनको 5-6%, क्योंकि अमाउंट भी अच्छा लगाते हैं ना। वो उन्होंने लाख रुपए लगा दिए, लाख रुपए शेयर खरीद लिया, लाख रुपए का 5% हो गया, 5,000 का फायदा। 5,000 का फायदा, अगले दिन 5,000 निकाल लिया उन्होंने, तो उनको 5,000 एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में निकल गया। तो उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो डिपेंड करता है कि वही। अब मेरा अमाउंट कम होता है तो मैं 10% का लगाता हूँ। तो ये था। और क्रिप्टो करेंसीज वर्सेस शेयर, ये आजकल युवा जो है ना, हर जिससे पूछे तो वो क्रिप्टो की तरफ बहुत तेजी भाग रहा है। हाँ, तो इसमें तो देखो, एक वॉरेन बफेट कहता है कि क्रिप्टो करेंसी हवा है, मतलब हवाबाजी है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को समझ में नहीं आता। एक तो पहली बात तो ये IT जो टेक्नोलॉजी है
वो दिखती नहीं है, टेंजिबल नहीं है। जूता तुम खरीदते हो तो छूते हो ना उसे, तो लगता है कि मैं पहनूंगा। मैंने कुछ खरीदा। हाँ, अब आईटी दिखता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अब आईटी रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया था तब भी वॉरेन बफेट को ये लगा था ये फेक है, मतलब ये बबल है, पर आईटी रेवोल्यूशन ने करोड़ों लोगों को बना दिया और आज भी सारी लाइफ हमारी आईटी के रिवॉल्व अराउंड होती है। तो आईटी रेवोल्यूशन को भी आईटी में अब जो क्रिप्टो है वो भी आईटी बेस्ड है, वो दिखता नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम जो करती दिखता नहीं है तो समझ में नहीं आता वो कि क्या चीज़ है। हो सकता है भाई बहुत आगे बहुत अच्छी इसके फ्यूचर मिल जाए, और हो सकता है इसका कोई फ्यूचर ना हो। लेकिन बबल की दुनिया तरह की जो सरकारें, बहुत सारी सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी क्रिप्टो को। इसलिए नहीं कर रही, US इसलिए नहीं करेगी क्योंकि दिखता नहीं है, टेंजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एक शेयर खरीदा, ठीक है, तो तुम्हें मालूम है कि अगर ये कंपनी बंद हो गई कल को, तुम्हें मालूम है ये कंपनी यहाँ इसके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी ज़मीन है, इतना बड़ा इसके कारीगर है, इतने बड़ा इसके फैक्ट्री यूनिट है, तो ये तुम्हें सब मालूम है। तो ये फैक्ट्री यूनिट जब बिकेगा तो मतलब पूरी जो नीलामी है उसमें तुम्हारा कुछ परसेंट शेयर है तो मिलेगा, ओनर हो ना तुम उसके। हाँ। अब 1% तो नहीं होगा तुम्हारा, 0.0005% होगा, पर वो तुम्हारा ओनर हो, दिखता है तुम्हें इतने 0.00% तुम हकदार हो उस कंपनी के। अब क्रिप्टो तो दिखता ही नहीं है, हाँ दिखता ही नहीं। तो कैसे हकदारी उसकी वसूल करोगे? और प्रॉब्लम ये है। हाँ, उसका कोई बेस नहीं है। बेस नहीं है और रेगुलेटेड नहीं है। दूसरी बात, रेगुलेटेड नहीं है। शेयर मार्केट में सेबी जो है वो एक रेगुलेशन का काम करता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो और ये सब काम ना हो, पर क्रिप्टो का तो बहुत अनरेगुलेटेड चीज़ है अभी तक फिलहाल। पर टेक्नोलॉजी इज़ अमेजिंग। ब्लॉकचेन के बहुत फ़ायदे हैं जो बहुत सारे लोग अब आगे फ्यूचर में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो सब किताब देखी जाएगी। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट में? इंडियन मार्केट में वैसे लोग ज़्यादातर बैंक्स के थ्रू करते हैं ट्रेडिंग। HDFC का खुद का प्लेटफॉर्म है, ICICI बैंक का खुद का प्लेटफॉर्म है। मैं ज़ीरोधा के थ्रू करता हूँ क्योंकि ज़ीरोधा बहुत ईजी है और उसका सबसे लेस चार्ज, सबसे कम, सबसे सस्ता भी है। और सबसे सस्ता। सबसे सस्ता। अगर उसमें ज़ीरोधा में तुम पैसे इन्वेस्ट करके खरीदते हो शेयर, डिलीवरी मतलब कि ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे पैसे ज़ीरो है, उसमें चार्जेस ही नहीं होते। जो तुम्हारे कुछ चार्जेस लगते हैं पर वो बहुत मिनिमम है। जैसे एनुअल मेंटेनेंस लगती है, 200-300 रुपए की वो लगती है। एनुअल मेंटेनेंस लगेगी तुम्हारी। एक और चीज़ है, सेटलमेंट चार्जेस भी लगते हैं और वो बहुत कम लगते हैं तुम्हारे, तो इतना ज़्यादा नहीं है। पर तुम्हारे जो HDFC और जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि इतना बड़ा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो अच्छा खासा ज़ीरोधा में अच्छी बात है, दुनिया किसी भी कोने में रहो ज़ीरोधा चलेगा ही चलेगा। कहीं भी। मैं खुद यहाँ से बैठ के जैसे मेरा पेटीएम मनी है तो काम नहीं करता यहाँ पे, तो मुझे वेब फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है, लैपटॉप या मोबाइल में। ऐप नहीं चलती यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है पेटीएम मनी के साथ। तो बहुत सारे हिडन चार्जेस भी हैं पेटीएम मनी में जो कई बार नहीं पता होते हैं। हाँ, ज़ीरोधा सबसे सस्ता है इस मामले में। सर उसका अकाउंट खोलना बहुत आसान है। अगर आप चाहो तो हिंदुस्तान में बैठ के, ना भी बैठे हो आप, कहीं भी बैठ के अपने इंडियन बैंक अकाउंट की आपके सारी डिटेल होनी चाहिए, आपके इंडियन के आधार कार्ड, वो सब चीज़ होनी चाहिए। यहाँ बैठ के भी लिंक करके कहीं से भी बैठ के आप अकाउंट खोल सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हर महीने अपनी इनकम का कितना % हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए कहीं भी, चाहे जहाँ मर्जी, मतलब करना है तो ये एक आइडियल अमाउंट देखो, मैं तो बोलूँगा बहुत ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा कर सकते 50% कर दो अगर हो सके तो, जो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। और ये मतलब ऐसा है कि तुम्हें अपना किडनी बेचनी पड़ेगी, अपना मतलब खाना का पेट काटना पड़ेगा कहीं देखा जाए तो, कि कम खाओ, कम घूमो, कम वो 50%। पर अगर ये 10 साल भी तुमने 50% अपना अमाउंट करने लग गए तो कर दिया तो फ्यूचर की लाइफ बहुत सिक्योर है भाई, बहुत सुकून है। उसके बाद का स्ट्रगल बहुत हल्का हो जाएगा। तो क्या एक आइडियल अमाउंट 20% कह सकते हैं? 20% इज़ गुड, 20% इज़ गुड। 20% तो लोगों को करना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं 10% कर दो, 5% कर दो। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला अपनी किताब में कि 10% करना चाहिए, 10%। उसने ये भी बोला कि आप 1% ऐसा भी रखो, और उसमें एक और है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपने लिए भी पैसा रखो जो तुम कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं करोगे। पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपने लिए भी एक रखो पैसा, एक अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखो और एक अपने एक्सपेंसेस में रखो, पर अपने लिए वाला भी एक गुल्लक बनाओ अपने लिए। और एक क्वेश्चन और था मेरे दिमाग में, इन्वेस्टमेंट से हो गया रिलेटेड, हो गया। दैट्स इट फॉर नाउ। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लव द व्लॉग। अगर आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई कमेंट, आपको भी कुछ जानकारी ज़्यादा चाहिए तो यू कैन पुट देयर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो यू आर वेलकम टू आस्क। और अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए
आई एम देयर फॉर यू, कभी भी वीडियो बनाएंगे हम आपको, और यूँ ही थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी अपनी चलाते रहेंगे आगे, जिससे कि हम सभी आगे चल के बहुत बढ़िया से बड़े इन्वेस्टर बन जाए। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।